आर्या और रूथ की बात सुनकर दादी खुद से कहती है, इसका मतलब है कि रूथ इसे जानता ही नहीं है। आर्या उसकी वाइफ है और वो उसे कोई और समझकर पसंद करता है। दादी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो खुश थी, रुद्र आर्या को पसंद करता है, वहीं वो इस बात से दुखी थी कि वो आर्या के बारे में नहीं जानता है कि वो ही उसकी वाइफ है। वो अपने असिस्टेंट से कहती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, हम कैसे इन दोनों का रिश्ता सही करें। उनकी बात सुनकर वो कहते हैं, मैम हमें लगता है कि ये मामला इन दोनों को ही सुलझाना चाहिए, क्योंकि कहीं हमारा इन दोनों के बीच पड़ना सब कुछ खराब ना कर दे। दादी को भी उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो कहती है, ठीक है हम यही करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि हम अब इन्हें अलग तो नहीं होने देंगे। ये बोल वो चली जाती हैं। वहीं दूसरे कमरे में आर्या रूथ से कहती है, मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसकी बात पर रूथ कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आर्या मना करती है। फिर भी रूथ उसे छोड़ने के लिए जाता है। कार में शांति फैली हुई थी, ना तो रुद्र कुछ कह रहा था और ना ही आर्या। दोनों ही अपने अपने मन के द्वंद्व में गुम थे। जब आर्या का घर आ जाता है तो रुद्र उसके उतरने से पहले कहता है, तुम एक बार मेरी बातों को जरूर सोचना। आर्या बस हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। वहीं रुद्र जब तक उसे देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। उसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। रुद्र जब अपने पैलेस पहुँचता है तो वैसे ही उसे दादी हॉल में मिलती है। उसे लगता है कि उसकी दादी उससे नाराज़ होंगी कि वो उनकी बहू से ना मिलकर कहीं चला गया था। इसलिए वो अपनी दादी से कहता है, दादी वो मैं। रूथ की बात को काटकर दादी कहती है कि वो कल ही लंदन जा रही हैं। उनकी बात पर रूथ कहता है, क्या हुआ दादी माँ, अचानक से आप? दादी कहती है, हम कुछ दिन के लिए तुम्हारे दादाजी के विला में जाना चाहते हैं। तुम तो जानते हो कि हमारी और उनकी शादी की डेट आ रही है। हम वहाँ रहेंगे तो उनकी यादें हमारे लिए ताज़ा हो जाएंगी और हमें भी सुकून मिलेगा। रूथ उनकी बात पर कहता है, ठीक है दादी। फिर रूथ अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर सो जाता है। वहीं आर्या जब अपने घर में पहुंचती है तो उसकी नज़र हॉल में बैठी रिद्धि पर जाती है। उसे देखकर आर्या उसके पास जाकर कहती है, तू अभी तक जाग क्यों रही है? उसे देखकर रिद्धि कहती है, कुछ नहीं, वो ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। आर्या को ना जाने क्यों लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो समझ गई थी कि रिद्धि अभी उसे कुछ बताना नहीं चाहती है, इसलिए वो भी जोर नहीं देती है। रिद्धि सोने चली जाती है और आर्या भी अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर सोने के लिए जब बेड पर जाती है तो उसके दिमाग में फिर से रुथ की कही हुई बातें आने लगती है। वो खुद से कहती है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रुथ ये तक नहीं जानना चाहता है कि उसकी वाइफ है कौन। फिर वो कहती है, कहीं इसमें डैड और रूबी का तो हाथ नहीं है, मुझे पता करना होगा। ये सोचते हुए उसे ना जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब रूथ ऑफिस पहुंचता है तो उसे आर्या अपने वर्किंग डेस्क पर बैठी काम करती हुई नजर आती है, लेकिन ना जाने क्यों उसे कुछ उदास लगती है। लेकिन वो सबके सामने कुछ पूछकर आर्या को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने केबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने केबिन में गया उसे रोनित मिला, जो कुछ परेशान सा लग रहा था। रोनित को देखकर रुद्र ने पूछा तो उसने कहा, कोई बात नहीं है। तो रुद्र ने उसे देखकर कहा, क्या कुछ देर के लिए मेरे असिस्टेंट मोड से बाहर आकर मेरे फ्रेंड जॉन में आ सकते हो? रोनित कहता है, वो आज भी मुझे गलत समझती है, मैं उसे कैसे समझाऊं? वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। रुद्र कहता है, क्या तूने बात करने की कोशिश की? तो रोनित ने कहा, हाँ मैं कल गया था, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। रुद्र कहता है, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दो, मैं कुछ करता हूँ। रुद्र और रोनित दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और आज भी हैं। ऑफिस में दोनों एक बॉस और असिस्टेंट की तरह रहते थे, नहीं तो दोनों एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह रहते थे। रोनित एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। रोनित को बाद में पता चला कि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी और अब वो उसे फिर से पाना चाहता है, लेकिन उस समय उसके किए गए मिसबिहेव की वजह से वो आज भी हर्ट है, इसलिए वो नहीं मान रही है। ये बात रुथ को पता है, सिर्फ इसलिए अब वो अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है। रोनित से बात करने के बाद रुथ को याद आता है कि उसे आज एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर एक मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो अपना इंटरकॉम से आर्या को बुलाता है।
क्योंकि उसे वो मीटिंग आर्या के साथ ही करनी थी। इसलिए वो उसे बुलाता है। उसके बुलाने के कुछ ही मिनट में आर्या उसके केबिन में होती है। दोनों कुछ देर डिस्कस करते हैं, फिर मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में शांति थी। आर्या अभी भी यही सोच रही थी कि वो कैसे पता करे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता लगाए। वहीं रुद्र ये सोच रहा था कि कैसे वो आर्या को अपने प्यार का यकीन दिलाए। उसे लग रहा था कि आर्या इसलिए कोई जवाब नहीं देती कि वो अभी भी शादीशुदा है। इस समय उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो कहने को उसकी वाइफ थी। उसने खुद से ही कहा, मुझे जल्द से जल्द ये करना होगा। सोचते ही सोचते दोनों अपनी मीटिंग के प्लेस पर पहुंच गए, जहां दोनों ने अपनी मीटिंग हैंडल की और वो सक्सेसफुल रही। जब दोनों मीटिंग हॉल से बाहर आए तो रूथ ने देखा कि लंच टाइम हो गया है, तो उसने आर्या को देखकर कहा, लंच टाइम हो चुका है, एक काम करते हैं, लंच करके चलते हैं। आर्या को भी भूख लगी थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों लंच कर ही रहे थे कि एक आवाज़ आती है, तो मिस आर्या, आज यहाँ वो भी इतनी बड़ी होटल में, क्या बात है, लगता है अच्छी कमाई हो रही है। इस आवाज़ को सुनकर जब दोनों ने सामने देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र यही कोई 30 साल के आसपास होगी खड़ा था। उसे देखकर रूथ के चेहरे पर सवालिया भाव थे, वहीं आर्या के चेहरे पर घृणा के भाव थे। वो चलते हुए आकर आर्या के सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखकर एक गंदी सी स्माइल करते हुए कहता है, अगर मेरा ऑफर मान लेती तो आज ऐश कर रही होती, लेकिन तुम्हें तो अपनी वैल्यूज की पड़ी थी। फिर उसे एक नज़र देखकर अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है, वैसे मेरा ऑफर अभी है, चाहो तो हम आज ही इसी होटल में। ये बोल वो अपनी बात रोक देता है, वैसे अगर उस दिन वो आदमी नहीं आता तो तुम मेरी हो चुकी होती। मैं तुम्हारी उस दिन की हरकत को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तब मेरे पास आना होगा जब जब मैं बुलाऊँ। आर्या उसकी बात सुन रही थी। अचानक से उसकी आंखें नम हो जाती हैं, तो वो उठकर जाने लगती है, लेकिन वो शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कुछ और ही कहता कि अचानक ही उसकी दर्द भरी चीख कूद जाती है। जहाँ वो अभी खड़ा था अब वो नीचे गिरा हुआ है, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो जब अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने रुद्र अपनी गुस्से लाल आंखें लिए खड़ा था। रुद्र को देखकर वो डर गया, क्योंकि वो बहुत भयानक दिख रहा था। रुद्र आगे बढ़कर उसे और मारने को हुआ ही था कि आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे वहाँ से जाना है, लेकिन रुद्र मानने को तैयार ही नहीं था। तभी आर्या ने कहा, ये मेरा मामला है, आप इससे दूर रहें, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाइफ है, क्या हो रहा है क्या नहीं और क्या होगा ये सब कुछ सिर्फ मेरा है, आप इन सब से दूर रहें, समझे। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गई। रुद्र को आर्या के मुंह से ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो उसके पीछे जाता है। आर्या जो अब तक होटल से बाहर आ गई थी और रोड की तरफ जा रही थी, अचानक से रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन आर्या उसके साथ नहीं जा रही थी। रुद्र को जब लगा कि आर्या ऐसे नहीं मानेगी तो उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे अपने कार की बैक सीट पर बैठाकर लॉक कर दी। आर्या उसे छोड़ने को कह रही थी, लेकिन रुद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे लेकर अपने पैलेस चला आया। दादी माँ के ना रहने की वजह से वहाँ पर सिर्फ सर्वेंट ही थे, जिन्हें वो क्या हो रहा है इससे कोई भी मतलब नहीं रखता था। रुद्र आर्या को पैलेस में लेकर आया। इस समय भी वो उसे कंधे पर ही थी। रुद्र उसे सीधे अपने कमरे में लेकर आया और उसे बिस्तर पर पटक दिया। आर्या को रुद्र से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। आज उसे रुद्र से थोड़ा डर भी लग रहा था। आर्या बिस्तर पर पीछे की ओर जाने लगती है और रुद्र उसके पास जा रहा था। आर्या बेड के हेडरेस्ट से लग गई। रुद्र उसके सामने जाकर उसके दोनों ओर अपना हाथ रखकर उसे अपने दोनों हाथों के बीच लॉक करके कहता है, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे मामले से मुझे कोई लेना देना नहीं? होना चाहिए, बोलो क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे तुमसे और तुमसे जुड़े हर शख्स से और उससे जुड़ी हर बात से मतलब है, और ये बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी बात पर आर्या कहती, ऐसा नहीं है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं आपकी। छोड़िए, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। आर्या की दूर जाने वाली बात सुनकर रुद्र का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से से उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। उसके किस में उसका गुस्सा उतर रहा था।
वो किस कम कर रहा था, आर्या के होठों को ज़्यादा काट रहा था। आर्या को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आर्या के आंखों से आंसू निकल रहे थे। आर्या के आंसू जब रुद्र को महसूस होते हैं तो वो उससे दूर हो जाता है और आर्या को देखता है जिसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। रुद्र को अब खुद पर गुस्सा आता है कि उसने गुस्से में क्या कर दिया, इसलिए वो उससे कुछ कहने को होता है कि उसे आर्या की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर रुद्र शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रिद्धि अपने ऑफिस से घर जाने के लिए कैब का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। जैसे ही उसकी नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स पर पड़ती है तो वो अपनी नज़रें फेर लेती है। वो शख्स उसे देखकर कहता है, गाड़ी में बैठो, लेकिन रिद्धि कोई जवाब नहीं देती है। तो वो आदमी कहता है, देखो मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जो कह रहा हूँ वो सब करो। रिद्धि उस इंसान को फिर देखती है और कुछ सोचकर कार में बैठ जाती है। उसके बैठते ही वो कार धुएं का छल्ला बनाकर वहां से निकल जाती है। रिद्धि जिस कार में बैठी थी वो कार आकर उसके घर के बाहर रुकती है। कार के रुकते ही रिद्धि उसमें से उतरने के लिए डोर ओपन करने लगती है, लेकिन वो ओपन नहीं होता है। रिद्धि जब देखती है कि डोर नहीं ओपन हो रहा है तो गुस्से से उसकी ओर देखकर कहती है, ये सब क्या है रोनित? रोनित उसे देखकर कहता है, बस 5 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। रिद्धि कहती, देखो रोनित, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती जो मैंने देखा उस पर मैं कैसे यकीन करूं या ना करूं। ये तुम्हारी बातों पर यकीन करूं, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए प्लीज़। रोनित कहता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जो तुमने देखा, जो सुना, वो सब सच नहीं था। मैं बात का आगे की बात वो कहता है उसके पहले ही रिद्धि ने उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया और कहा, देखो रोनित, मैंने पहले ही कहा है, जो सब खत्म हो गया है उसे भूल कर आगे बढ़ो। मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहती। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच भी है तो उन सबको बहुत समय हो चुका है। तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। उसके इतना कहते ही रोनित उसे देखने लगता है, लेकिन रिद्धि अपना हाथ बढ़ाकर डोर को ओपन कर लेती है और कार से निकलकर चली जाती है। रोनित उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो घर के अंदर नहीं चली जाती है। उसकी आंखों में कुछ नमी आ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। रिद्धि ही वो लड़की है जिसे रोनित प्यार करता है। इन दोनों की कहानी का भी एक फ्लैशबैक है। एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये एक बेस्ट कपल थे, लेकिन कुछ ऐसी गलतफहमी आ गई जिसकी वजह से ये दोनों दूर हो गए हैं। उन दोनों के बीच की क्या गलतफहमी है ये हम आगे कहानी में जानेंगे। वहीं दूसरी ओर रुद्र हैरानी से खड़ा आर्या को देख रहा था। उसने कहा, देखो आर्या, लेकिन वो आगे कुछ कहता उसके पहले ही आर्या ने उससे कहा, क्या चाहते हैं आप? यही ना कि मैं आपके करीब आ जाऊं, इसलिए सब प्यार का नाटक कर रहे हैं, है ना? आपको मुझसे प्यार हो गया है, आप मुझे पसंद करने लगे हो, ये सब इसलिए कर रहे हो ना? आप में और उस आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी सिर्फ मेरे शरीर को चाहता था और आप भी यही चाहते हो, इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, है ना? तो ठीक है, आपकी इच्छा मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ये कहकर वो उसके सामने खड़ी होती है और अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। रुद्र आर्या को इस तरह से अपने शर्ट के बटन ओपन करते देखकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। उसने अपनी आंखें जोर से मीच रखी थी। उसे अपनी तरफ पीट करके खड़ा हुआ देखकर आर्या कहती, क्या हुआ? पीठ क्यों दिखा रहे हैं? आइए और अपनी इच्छा पूरी कीजिए। वो सब कुछ जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं, अपनी हवस पूरी कर लीजिए। कुछ देर रुक कर, मुझे इस प्यार शब्द पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि सभी इस शब्द का प्रयोग करके लोगों का यूज़ करते हैं, चाहे वो पिता हो, सिस्टर हो या फिर कोई मर्द। सभी बस इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मुझे ना तो प्यार जैसे शब्द पर भरोसा है, ना ही किसी रिश्ते पर। आज आप भी अपनी मनमानी कर लीजिए और फिर कभी भी मेरे सामने मत आइएगा। ये बोलते हुए आर्या के आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उसने अपनी शर्ट उतार दी और उसे नीचे गिरा दिया। इस समय वो सिर्फ अपने इनर में थी। रुद्र ने अपने कोट को उतारा। उसे ऐसा करते देख आर्या के आंसू तेज हो गए, लेकिन वो अपनी जगह से हटी नहीं। लेकिन तभी रुद्र ने जो आगे किया उससे आर्या अपनी आंखें उठाकर उसे देखने लगी। रुद्र उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें नीचे थी।
उसने अपने कोट से अच्छी तरह से आर्या को ढक दिया। फिर वो अपनी नज़रों से आर्या को देखता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछकर उसके माथे पर किस करता है, जिससे आर्या की आंखें बंद हो जाती। रूथ उससे कहता है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम मानो या ना मानो। मेरे प्यार में जिस्म की भूख नहीं, रूह का सुकून है, जो तुम्हें तुम्हारी इच्छा से पाना चाहता है, न सिर्फ एक बार के लिए बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर इसके बाद भी कोई ज़िंदगी हो तो उसमें भी मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। मुझे तुम्हारे शरीर से नहीं, तुमसे प्यार है। जिस्म से प्यार बिस्तर पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन रूह का प्यार क़यामत तक रहता है। ऐसा ही है मेरा प्यार, और एक दिन तुम भी मानोगी। फिर गहरी सांस लेकर, जानता हूँ आज जो किया वो गलत था, लेकिन मुझे तुम्हारी दूर जाना और पराये जैसा बिहेव नहीं सहन हुआ, और गुस्से में मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आर्या ने देखा कि रुथ की आंखों में पछतावा है, तो उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं गया। रुथ को अचानक से एक आवाज़ आती है। जब वो आर्या की ओर देखता है तो वो शर्मिंदगी से अपना सर इधर उधर कर रही थी। यह आवाज़ उसके पेट से आई थी, जो कि भूख की वजह से थी। रुथ ने उससे पूछा, तुम्हें भूख लगी है? उसकी बात पर आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और धीरे से कहा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। आर्या इस समय एक छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी। रुथ ने देखा उसका चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने रूम से फ़ोन लिया और सर्वेंट से कहकर खाना मंगाया। कुछ सेकंड में आर्या के सामने लजीज खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर उसकी भूख बढ़ गई और वो बिना कुछ सोचे समझे खाने लगी। रुद्र मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। जब आर्या का पेट भर गया तब उसे एहसास हुआ कि उसने तो रुद्र को पूछा ही नहीं। उसने शर्मिंदगी से उसे देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्या ने कहा, सॉरी, आप भी खा लीजिए। रुद्र ने कहा, तुम्हारा हो गया? तो उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसकी बात पर रुद्र ने उसकी जूठी प्लेट उठाई और उसी में खाने लगा। आर्या हैरान हो गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसे वॉशरूम की ओर इशारा कर दिया कि वो जाकर हैंड वॉश कर ले। आर्या भी चली गई। जब वो वापस आई, रुद्र खड़ा था और एक मेड प्लेट्स लेकर जा रही थी। रुद्र ने उसे बैठने को कहा। रुद्र खुद वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो सामने का नज़ारा देख वो हैरान रह गया। सामने आर्या बेड पर बैठे बैठे सो चुकी थी। रुद्र उसे ऐसे देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने उसके पास जाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। आर्या का चेहरा किसी तरह से हुए हीरे की तरह था। उसके चेहरे पर घनी पलकों का पहरा, उसके होठ जो ना तो ज़्यादा मोटे थे और ना ही ज़्यादा पतले थे, एक्टर से कहा जाए तो वो परफेक्ट शेप में थे, जो कुछ हार्ड शेप की तरह लगता था। रुद्र काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। फिर वो हल्के से उसके माथे पर किस किया। ये किस इतनी प्यारी और सॉफ्ट थी कि आर्या की नींद नहीं खुली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रुद्र ने उसके चेहरे से नज़रें हटाई और उसे बहुत ही आराम से बेड पर सुला दिया। आर्या को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो जाकर कमरे में लगे काउच पर लेट गया और उसे देखने लगा। उसे देखते हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे कब नींद आ गई। वहीं दूसरी ओर जयंत राणा को गुस्से से बेकाबू हुए जा रहे थे, क्योंकि उसकी कंपनी के शेयर्स दिन पर दिन गिरते जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें कि कंपनी के शेयर्स वापस ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। उन्होंने रुद्र की दादी माँ से कांटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि रुद्र की दादी इस समय यहाँ पर है ही नहीं, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि रुद्र वापस आ चुका है। उन्होंने आज तक रुद्र को कभी नहीं देखा, क्योंकि वो आज तक सिर्फ और सिर्फ रुद्र की दादी और उनके असिस्टेंट से मिले थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि रुद्र दिखता कैसा है। वहीं रूबी सोफे पर बैठकर अपने नेल्स को ठीक कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने जब अपने फादर को देखा तो कहा, पापा, आपको पता है वो 2 कौड़ी की आर्या इस समय किसी हैंडसम से अमीर लड़के के साथ ऐश कर रही है, और वो इस समय इसी शहर में है, लेकिन वो घर भी नहीं आ रही है। मैं बहुत कोशिश की कि उसे घर ले आऊँ, लेकिन उसने हमेशा बदतमीज़ी की, और उसके साथ जो आदमी था ना, उसने भी हमेशा बदतमीज़ी की। उसने मेरा मजाक उड़ाया। दादा, कैन यू बिलीव इट? उस छोटी चिड़िया के पर निकल आए हैं। अगर आपने उसके पर जल्दी नहीं काटे ना, तो वो हम सबकी नाक में दम कर देगी।
और अगर उसे उसे ये पता चल गया कि ये सारी प्रॉपर्टी अभी भी उसी के नाम पर है तो वो तो हमें जीने ही नहीं देगी। और उसकी दादी सास को ये बात पता चल गई है कि हम उसके साथ कैसे रहते हैं, तो वो तो हमें हेल्प करना ही बंद कर देंगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। डैड, हमें कुछ ना कुछ करके उसे वापस लाना पड़ेगा और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लाने का एक वही तरीका है। जयंत राणा ने जब रूबी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर अपने बिजनेस को बचाने का एक तरीका आ गया और उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और आर्या को फ़ोन करने लगे, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल बता रहा था। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है, अगर मैंने भी इसके पर नहीं काटे तो मेरा नाम भी जयंत राणा नहीं। उनका गुस्सा देखकर रूबी को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। ये उसकी हमेशा से आदत थी, वो झूठी कहानी बनाकर हमेशा जयंत के हाथों से आर्या को मार खिलाती थी। आर्या को तकलीफ में देखकर उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। उसे हमेशा से आर्या की खूबसूरती से जलन थी। आर्या सब कुछ में उससे आगे थी, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और, आर्या से पीछे ही रहती थी। रूबी हमेशा चाहती थी कि आर्या की बदनामी हो। जब उसे पता चला कि उसका रिश्ता एक ऐसे इंसान से तय हुआ है जो उसे देखना ही नहीं चाहता है, तो वो बहुत खुश हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने जाना कि वो एशिया के टॉप 10 अमीर आदमियों में आता है तो उसकी जलन हद पार हो गई। उसने रुथ की दादी को आर्या के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा और दादी माँ ने उसे इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। उस दिन भी उसने जैन से कहकर आर्या को पिटवाया था और उस दिन आर्या को तो उसने अधमरा ही कर दिया था। उस दिन के बाद आर्या वहाँ से चली गई। वो अपनी फ्रेंड रिद्धि के साथ शिफ्ट हो गई। रूबी बहुत खुश थी कि फिर से आर्या को मार पड़ेगी। वो और भी जयंत को भड़का रही थी और जयंत भी उसकी बातों से आर्या पर अपना गुस्सा और तेज करता जा रहा था। अगली सुबह खिड़की से छन के आती धूप जब बेड पर सोई आर्या पर पड़ी तो उसकी नींद टूट गई। जब वो बेड पर से उठी तो अपने आसपास देखकर उसे पिछली रात का सब कुछ याद आने लगा। उसके चेहरे पर असमझ से भाव आ गए। उसने खुद से ही कहा, आखिर आप हैं क्या रूथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपका वो रूप सही समझूं जो मेरे सामने है या वो जो आप मेरे हस्बैंड के रूप में हैं। नहीं जानती कि जब आपके सामने ये सच आएगा तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि मैं आप पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रिश्तों पर, प्यार पर से मेरा विश्वास अब नहीं है। मुझे इन सब से दूर जाना है, आपसे दूर जाना है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि आप मुझसे नफ़रत करने लगे हैं, कि मुझे देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जानना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे अब कुछ भी करके आपसे दूर जाना है, क्योंकि यही अब एक रास्ता है। मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी तरह बस ये 2 महीने का समय पास हो और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से और आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ। आर्या खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी कमरे में आते हुए रूथ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो शॉक हो गई। आर्या ने जब वो आवाज़ सुनी थी वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रूथ की थी। आर्या को लगा उसने उसकी सभी बातें सुन ली है, इसलिए उसे डर लगने लगा। रूथ के हाथ में एक ट्रे थी जिसे उसने कॉफ़ी टेबल पर रखा और आर्या के पास आ गया, जो बेड पर बैठे अभी भी उसे ही देख रही थी। रूथ ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम अब कभी भी मुझसे दूर जा सकती हो। ये मैं होने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर आर्या को रिलीज हुआ कि रूथ ने उसकी सभी बातें नहीं सुनी, बस लास्ट की लाइन ही सुनी है, जिसे समझकर उसने एक गहरी सांस ली। आर्या ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन क्यों? मुझे आपके साथ या आपके पास नहीं रहना है तो आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। रूथ ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम क्यों चाहती हो कि मुझसे दूर हो जाओ? आर्य ने उसे देखते हुए कहा, अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं तो कि मैं आपके साथ हो जाऊँ। और वैसे भी मैं एक शादीशुदा इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं किसी का घर नहीं उजाड़ सकती। किसी की शादी के बीच आना बहुत बड़ा पाप है और मैं ये नहीं कर सकती हूँ। रूथ ने उसकी बात सुनी तो कहा, तुम्हें सच नहीं पता है इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो। हाँ, ये सच है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक पेपर पर साइन करने से शादी तो नहीं होती है ना।
अरे जिस लड़की को आज तक मैंने देखा नहीं है उसे कैसे अपनी पत्नी मान लूँ, और उस शादी को कैसे शादी मान लूँ जो सिर्फ उस लड़की ने मेरी दादी को बहला फुसला कर प्रॉपर्टी के लिए की है। आर्या उसे हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी कि रुद्र उसके बारे में ऐसा सोचता है। फिर वो उससे कहती है, लेकिन अब आप उससे मिले ही नहीं हैं और आपने उसे देखा तक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसी लड़की है। आर्या की बात पर रुद्र कहता है, मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन दादी माँ की जिद की वजह से मैंने हाँ कर दी। कोर्ट में वो आई तक नहीं, पेपर्स भी उसने अपने घर पर साइन किया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन दादी की बात मानकर मैं उससे मिलने और इस शादी को एक मौका देने का फैसला लिया। मैं उससे मिलने उसके घर गया, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि हमारी शादी के दूसरे दिन ही वो लड़की किसी और आदमी के साथ उसके कमरे में है, और वो दोनों। इसके आगे रुद्र रुक गया। आर्या को हैरानी हुई, क्योंकि उस दिन उसके पिता जयंत ने उसे कमरे में बंद कर रखा था और उसे बहुत मारा था, तो रुद्र ने किसे देखा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि रुद्र ने आगे कहा, मैं उसके घर से निकलने लगा था कि मैंने उसके घर के कुछ सर्वेंट की बात सुनी, जिसमें वो कह रही थी अब तो उनकी मालकिन ने एक अमीर मुर्गा फंसा लिया है, अब वो अपनी अय्यासियाँ पूरी करेगी। आखिर अपने भोले चेहरे और खूबसूरती के बल पर ही वो ये सब कर रही है। रुद्र ने बताया कि उनकी शादी की ये शर्त थी कि उनकी शादी का डिवोर्स 3 साल से पहले नहीं ले सकते हैं। वो यहाँ रहता तो दादी उसे हमेशा उस रिश्ते को अपनाने को कहती, और वो उन्हें सच्चाई बताकर हर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ से दूर चला गया। अब बस 2 महीने में उसकी शादी को 3 साल पूरे होने वाले हैं और वो उससे डिवोर्स लेकर इस बोझ से आज़ाद हो जाएगा। आर्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे इतना सब हो गया। कहाँ वो रुद्र को गलत समझ रही थी और कहाँ वो इतने बड़े धोखे का शिकार खुद हुआ है। उसे कहीं कहीं रुद्र के ऊपर अपने गुस्से पर गिल्ट हो रहा था, लेकिन उसने अभी भी उसके कन्फ्यूजन को दूर करके उसे सच्चाई बताने को तैयार नहीं थी। उसे ना जाने क्यों, लेकिन रुद्र से अपने रिश्ते को लेकर अनकहा सा डर था। उसने रुद्र से कहा, क्या पता वो सब कुछ सच ना हो, आपको एक बार और कोशिश करना चाहिए, क्या पता वो ऐसी ना हो। रुद्र ने कहा, तुम्हें नहीं पता, वो हर महीने मेरी बीवी के तौर पर लाखों का अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाती है। वो सिर्फ एक गोल्ड डिगार है और कुछ नहीं। ये बात आर्या के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके नाम पर इतनी सारी अमाउंट रुद्र की कंपनी से ली जाती है। उसने खुद से कहा, इसमें ज़रूर डैड और उनकी वाइफ का हाथ है, मैं तो उन्हें छोड़ूंगी नहीं। रुद्र उसके सामने आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें सब सच बता दिया, अब बताओ मैं ऐसी शादी में कैसे रह सकता हूँ। मैं अगर अपने लाइफ में किसी को अपने पार्टनर की तरह से देखा है तो वो सिर्फ तुम हो। अब बताओ, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। आर्या को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बस यही कहा कि उसे अपने घर जाना है। रुद्र उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी कहा, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े बाथरूम में रखवा दिए, तुम नहाकर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊँगा। इसके बाद उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। आर्या ने बात लिया और रुद्र की दी हुई ड्रेस पहन ली। वो एक एंकल लेंथ वाइट कलर की फ्रॉक थी जिस पर प्रिंट बना हुआ था, जो उसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। आर्या पर वो बहुत फब रहा था। आर्या ने नाश्ता किया और रुद्र ने उसे उसके घर छोड़ दिया था। घर आकर आर्या ने देखा कि रिद्धि तैयार हो रही है, तो उसने उसे देखकर कहा कि क्या वो ऑफिस जा रही है, तो रिद्धि ने भी हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद आर्या अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रुद्र के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे। ना जाने कब वो नींद की आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी ओर रूबी एक क्लब में गई। रूबी ने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो अपनी नज़रों घुमाकर इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसकी नज़र एक शख्स पर गई जो वहीं क्लब से प्राइवेट एरिया में बैठा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, अब देखती जाओ डियर सिस्टर, मैं क्या करती हूँ तुम्हारी लाइफ की। हर खुशी को मैंने छीन न लिया तो मेरा नाम भी रूबी नहीं। ये बोल वो सातिर मुस्कान लिए उस शख्स के पास चली गई। रूबी एक अदा के साथ चलते हुए बार काउंटर से एक कॉकटेल की ग्लास उठाती है और चलते हुए उस शख्स के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ ऐसे खड़ी थी कि कोई भी शख्स उसे देखकर सीड्यूस हो जाए, लेकिन सामने बैठे शख्स ने उसे नज़रअंदाज करके अपनी ड्रिंक एंजॉय करता रहा। रूबी ने उसे देखकर कहा, हेलो मिस्टर हैंडसम। उसकी बात सुनकर सामने बैठे शख्स उसे एक नज़र देखकर फिर अपने ड्रिंक में लग जाता है।
रूबी को अपनी ये इंसल्ट फील होती है, क्योंकि जब से वो इस क्लब में आई थी सभी की नज़रें उसी पर थी, सभी उससे बात करने की चाह में थे। यही बात रूबी के घमंड का कारण थी। अब इस मंद बुद्धि को कौन बताए कि कोई भी उसे इज्जत की नज़र से नहीं बल्कि लस्ट भरी नज़रों से देख रहा है। उन सभी की नज़रों में वो सिर्फ यूज़ एंड थ्रो की तरह ही है। लेकिन ये सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि आज के समय की हर लड़की की प्रॉब्लम है। उन्हें इज्जत की नज़र नहीं बल्कि लस्ट भरी नज़रें ही पसंद आती हैं। खैर, क्या कर सकते हैं। आते हैं अपनी कहानी पर। रूबी के सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि रूथ ही था। रूबी ने जब से रुत को देखा था तब से वो उसके चार्म की दीवानी हो चुकी थी। वो उसे पाना चाहती थी। रुत जैसे हैंडसम मैन उसकी बहन के साथ था जिसे उसने आज तक अपने सामने कुछ भी नहीं समझा था। उसकी लाइफ में एक ऐसा हैंडसम आदमी होना उसे रास नहीं आ रहा था। वो आर्या की ज़िंदगी से हर खुशी छीन लेना चाहती थी। आज वो रुत को सिड्यूस करके अपना बनाना चाहती थी। आर्या से उसकी जलन भी एक वजह थी कि वो रूथ को अपना बनाना चाहती थी। उसने एक बार फिर रूथ से कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। हम कुछ दिन पहले मिले थे उस होटल में। रूथ ने उसे देखकर कहा, मैं तुम जैसे लड़कियों को याद रखना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है ये बेहुदा से कपड़े पहनकर तुम मुझे अट्रैक्ट कर सकती हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मिस। रूबी ने उसकी बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसे किसी भी कीमत पर रूथ को अपना बनाना था, इसलिए वो उसके गोद में बैठ गई। रूबी ने अपनी बाहें रूथ के गले में डालकर अपनी सीड्यूसिंग आवाज़ में कहा, ओह कम ऑन हैंडसम, मेरे सामने ऐसे ना बनो जैसे तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तुम मेरी उस बहन जी टाइप बहन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो मैं तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यकीन मानो मेरे साथ तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो तो है ही है बेवकूफ़, लेकिन एक बार मेरी ओर नज़रें करके तो देखो, सच में तुम्हारा दिल ना धड़के तो कहना। ये कहते हुए रूबी ने रुत का चेहरा अपने एक उंगली से अपनी तरफ किया, जिससे उसकी निगाहें सीधे रूबी की क्लीवेज पर पड़ी। रूबी को एक पल के लिए लगा कि वो रुत को सिड्यूस करने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि रुद्राज की कहीं और देख रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि रूबी शॉक हो जाती है। पूरे बार में इस समय सन्नाटा फैल चुका था। जो म्यूजिक बज रहा था और उस म्यूजिक पर जो लोग खड़े रहते हैं वो सभी अपनी जगह पर शांत खड़े हो गए थे। सभी का ध्यान इस वक्त रूबी पर था जो ज़मीन पर गिरी हुई थी। रूबी के सामने रूथ खुशी से खड़ा उसे बोल रहा था। उसने अपने हाथ में ली हुई बिन पूरी उसके ऊपर फेंक दी और पास में रखी हुई बोतल को टेबल पर पटक कर फोड़ दिया और उसे रूबी के चेहरे की तरफ ले जाते हुए अपनी भयानक आवाज़ में कहा, तुम जैसे तो दो कौड़ी की कैरेक्टरलेस लड़की की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे सीड्यूस कर सके, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी आर्या के बारे में ऐसे शब्द कहने की। शुक्र बना कि तुम एक लड़की हो, वरना तुम मेरा वो रूप देखती जो देखने के बाद तुम शायद दुनिया देखना भी पसंद नहीं करती। रुद्र सारी बातें अपनी भयानक आवाज़ में कह रहा था। उसकी बातें सिर्फ रूबी को ही नहीं बल्कि आसपास के सभी लोगों को डराने के लिए काफ़ी थी। रूबी तो डर से कांपने लगी थी। रुद्र ने अपने बैग से अपनी गन निकाली और रूबी की ओर पॉइंट करके फायर कर दिया। सभी ओर सन्नाटा छा गया। वहीं दूसरी ओर आर्या ने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया। उसका फ़ोन जैसे ही ऑन हुआ उस पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन की बरसात शुरू हो गई। आर्या ने चेक किया तो उसमें जितनी भी नोटिफिकेशन थी वो सभी उसके फादर की थी। आर्या ने खुद से ही कहा कि मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसे अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उनसे सभी रिश्ते तोड़ चुकी थी, इसलिए उसने उनकी कॉल की सारी नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया। वो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेल चुकी थी। पहले रुद्र का बिहेव, फिर उसका सच जो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन हिलाने के लिए काफ़ी थी। ये सब उसके लिए स्ट्रेस भरा था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। दूसरे कमरे में रिद्धि अपने बेड पर लेटी हुई अपनी पुरानी यादों में थी। जब रोनित से उसकी मुलाकात हुई थी, पहली ही मुलाकात में उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई थी। वो उसे इतना पसंद करती थी कि उसके पीछे हर जगह पहुंच जाती थी। फिर किस्मत ने उसका साथ दिया और कॉलेज के फंक्शन में दोनों को कपल डांस परफॉर्मेंस देनी थी। दोनों के साथ में यही दोस्ती हुई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। जब रोनित ने उसे प्रपोज किया था तो वो दिन
रिद्धि की ज़िंदगी का सबसे खास दिन था। वो दोनों बेस्ट कपल कहे जाते थे, लेकिन शायद किसी को इनका साथ रास नहीं आया और एक तूफान ने उसके प्यार भरे रिश्ते को झकझोर दिया। रिद्धि रोने से दूर हो गई, लेकिन प्यार आज भी दिलों में मौजूद था। क्या हुआ था ऐसा रोनित और रिद्धि के साथ? क्या रुद्र ने रूबी को गोली मार दी है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।